जम्मू संभाग में 68% उम्मीदवारों की जमानतें जब्त। 43 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की जमानतें हुई जब्त। पीडीपी के कई उम्मीदवारों को जमानत से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार का भी नाम शामिल। अरविंद केजरीवाल ने टाला जम्मू कश्मीर का दौरा। अब रविवार को डोडा पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। आज डोडा में धन्यवाद रैली में लेने वाले थे हिस्सा। आदर्श आचार संहिता के कारण टाला गया दौरा। सड़क हादसों को रोकने में एनएचआईडीसीएल की बड़ी पहल। लोगों से हाईवे के किनारों पर अतिक्रमण न करने की अपील। वीडियो जारी कर सड़क हादसे रोकने में मांगा लोगों का सहयोग। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई पार्टी हाईकमान कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद गठबंधन के घटक दलों की बैठक होगी, जिसमें आगामी सरकार के गठन को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार का गठन अब कुछ ही समय के बाद होने वाला है। उसको लेकर अब विधायक दल की ये पहली बैठक शुरू होने जा रही है। विधायक दल की बैठक कश्मीर के श्रीनगर में होगी, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे और बैठक होगी। इमरान नाइको हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। इमरान, अभी क्या जानकारी है? बैठक शुरू हुई या कितना समय लगेगा? ना बिल्कुल, मैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह के बाहर हूँ और तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और करीबन 30 से 32 लेजिस्लेटर्स यहाँ पहुँच चुके हैं और उमर अब्दुल्ला भी अभी कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे और कुछ ही देर बाद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होगी। और आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वजीर आला के चेहरे का इंतखाब किया जाएगा, यानी कि आज अनाउंसमेंट होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन से उम्मीदवार जो है वजीर आला होंगे। और ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट फ्रेम करनी है उस तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लेजिस्लेटर्स यहाँ पहुँच रहे हैं। जो सारे उनके 42 लेजिस्लेटर्स अक्रॉस द जे एंड के वो यहाँ पहुँच रहे हैं और करीबन 32 लेजिस्लेटर यहाँ एमएलएज यहाँ पहुंच चुके हैं। इमरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इंडिपेंडेंस के सहारे भी अब कहीं ना कहीं गेम खेलने का कोशिश कर रही है। जो इंडिपेंडेंट हैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की मुहिम में लगी हुई है। अगर सभी इंडिपेंडेंट जुड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंकड़ा काफी आगे चले जाएगा। तो कांग्रेस का कितना अहम रोल होगा इस सरकार में? देखिए, कांग्रेस का पहले से ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ के पास 42 ऑलरेडी उनकी जो अपनी मेजॉरिटी है और कांग्रेस भी 6 है। सो हुकूमत बनाने के लिए आपके पास 46 का मेंबर्स होना इंपॉर्टेंट है। सो कांग्रेस के भी इसमें मैटर करते हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि जो आजाद उम्मीदवार या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं, सो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी ये जानते हुए भी ये पहले हम आपको दिखाएंगे। उमर अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवाई सुबह के ऑफिस से। ये जो आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब वजीर आला वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला और जो मुमकिन तौर पर वजीर आला भी होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर के, उनका ये काफिला यहाँ पे पहुंच रहा है। ये उमर अब्दुल्ला की गाड़ी है, ये देख सकते हैं आप उमर अब्दुल्ला बिल्कुल, ये उमर अब्दुल्ला और उनके साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी है। ये उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का काफिला है जो श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर नवाई सुबह पहुंच चुका है। और ये बड़ा काफिला है जिसमें आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नवाई सुबह पहुंच चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ ही देर बाद यहाँ पे लेजिस्लेटर पार्टी इजलास होगा, यहाँ पे मीटिंग होगी और मीटिंग से कबल तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स हैं वो यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पहुंच रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का काफिला है। नवाई सुबह के बाहर की ये तस्वीरें गुलिस्तान टीवी पे बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं गहमा गहमी है। यहाँ पे तमाम लीडर्स यहाँ पहुंच चुके हैं और अब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल इमरान, और क्या रणनीति रहेगी अब इस सरकार की, क्योंकि सरकार फाइनली बनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उमर अब्दुल्ला ने भी जिस बात का जिक्र किया था कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा, उसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जा सकती है? जी बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है, फारूक अब्दुल्ला एक
बुलंद कद के एक सियासतदान है और न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे मुल्क की सियासत को बड़ी गहराई से जानते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि मुल्क में किस तरह से क्या चीजें चलती है और कब कहाँ पे क्या बात करनी है और किन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है। इवन उमर अब्दुल्ला ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर के तमाम मामलात में सेंटर के साथ हाथ मिलाए बगैर, उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप या एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बनाने के बगैर यहाँ के मामलात हल नहीं हो सकते। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसे मौके पर जहां अभी हुकूमत नहीं बनी और उनकी पार्टी मेजॉरिटी के साथ सामने आई और उन्हें एक स्टेटमेंट इशू किया, जैसे कि कल उन्होंने मीडिया से बात की थी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि सेंटर के साथ हमें एक खुशगवार माहौल बनाने की जरूरत है, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। ये इसलिए कि उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि इस वक्त एलजी के पास पावर से एक महदूद जो पावर से वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास होंगे और ये भी जानते हुए कि सारा जो निजाम है यहाँ पे वो सेंटर की सेंटर के बगैर नहीं पॉसिबल है। और इसलिए ये जानते हो कि अगर आप सेंटर के साथ किसी तरह की कोई लेकिन इमरान, क्या अब इस सरकार के सामने वो स्थिति भी पैदा होगी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा? देखिए, इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक, आपने जब मैनिफेस्टो जारी किया, आपके मैनिफेस्टो में दो तरह की चीजें, एक तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, दूसरा आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। जब आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, उसमें आर्टिकल 370, 35A, उसमें आपको पाकिस्तान के साथ बात करने के मामला, उसमें आप कह रहे हैं कि 1953 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अब यूटर्न भी ले लिया है नाइकू। जी, वही मैं वही अपनी बात पूरा करने जा रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो बातें मैंने जो कहा, जो इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट से वो बजाय ऐसा लग रहा है कि उनके पास पहले तो पावर्स ही नहीं है और दूसरा ये कि उनका मैनिफेस्टो में बात करना उस पर जरूरी था, तभी जाके लोग उनको वोट देते थे। लेकिन दूसरा ये कि अब वो किस हद तक मुमकिन है, लेकिन उसका उमर अब्दुल्ला ने पहले ही जवाब दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के लिए 100 साल लग सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हम किसी भी फोरम पे पहुंचे तो आवाज बुलंद करेंगे। तो ये 5 साल ये इसी चीज में लगेंगे इनके कि हमने मंशूर तो दिया है, हमने वादा किया, हमने आवाज बुलंद की है और हमने हर फोरम पे आवाज को बुलंद की, खासकर यहाँ की असेंबली में जाके हमने इन मामलात पर बात की। ये दूसरी बात है कि फिर वो चीजें इंप्लीमेंट की कब होगी, कैसी होगी, दैट इज सेकंडरी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी बैठक में, क्योंकि थोड़ी देर में बैठक शुरू होनी है और साथ ही साथ वहां पर उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं, बैठक की अगुवाई करेंगे। लेकिन बैठक में क्या चीजें होंगी, किस पर रणनीति बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में जम्मू संभाग के जिलों में कुल मिलाकर 68% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। जम्मू सूबे में 43 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं, जिनमें ज्यादातर उम्मीदवार पीडीपी के हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डीपीएपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हुई हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के 8 और बीजेपी के भी 1 उम्मीदवार को भी जमानत से हाथ धोना पड़ा है। तो आपने देखा, विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हुए, सुरक्षित ढंग से संपन्न हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पॉलिटिकल जो यहाँ पर राजनेता थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन कई सारे ऐसे नेताओं ने जमानत भी उनकी जब्त हुई है। विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उनके पास इस वक्त जाकर उनसे भी इस पर उनकी टिप्पणी चाहूंगा। विनोद जी, ज्यादातर लोग जिनकी जमानतें ही जब्त हो गई हैं, सीधे तौर पर लोगों ने नकार दिया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 356 कैंडिडेट थे और उसमें से 244 की जमानत जब्त हो गई है। और शीतल, हमें इसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जाया नहीं करना चाहता। ठीक है, आप इसको पॉजिटिवली लीजिए कि वोटर चाहता है कि जिस उम्मीदवार की विनेबिलिटी है, जिसको जीतने की उम्मीद है, उसको वोट कास्ट किया जाए ताकि उनका वोट जाया ना जाए। ये एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीज इससे निकल के आई है। दूसरा, टोटल वोट जो पोल होता है उसमें से 1/6 से कम कोई लेता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो मैंने फिगर आपको बता दी है। 356 में से 244 ऐसे लोग हैं जिनकी जमानत जब्त हुई है, जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं, और 164 तो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नोटा से भी
कम वोट आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपना वोट जाया नहीं करना चाहते हैं। पोल परसेंटेज भी बड़ा है, हालांकि सबसे तो ज्यादा मतलब विनोद जी, अब ये माना जा सकता है कि एक वोटर पूरी तरह से जागरूक है, अवेयर है। ठीक है, लोकतांत्रिक एंगल से देखा जाए तो आपने कहा कि लोगों का विजन क्लियर है, जो पार्टी काम करेगी उसी को वोट दिया जाएगा, यानी वोट को जाया नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका करियर भी दांव पर लग जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन जिस तरीके से पार्टी अपना उम्मीदवार देती है, ये सोच के कि उसकी विनेबिलिटी कितनी है, कितने फीसदी उसके जीतने के उम्मीद है, उसी तरीके से आज हमारा मतदाता भी अवेयर हो चुका है कि हमने अपना वोट किसी निर्दलीय या फिर किसी ऐसे कैंडिडेट को नहीं, निर्दलीय भी जीत के हैं, इस बार बहुत सारे निर्दलीय जीत के हैं, हमने उस कैंडिडेट को वोट देना है जिसकी कैपेसिटी, जिसकी क्षमता जीतने की है, जो बिल्कुल फ्रेम है, नेक टू नेक फाइट कर रहा है, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर किसी दीगर जमात का हो। तो ये हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि वोटर हमारा अवेयर हो रहा है। लेकिन एक अभी भी हमें शिकायत है कि अर्बन एरियाज में अगर वो सैटरडे को वोट होता है तो वो पिकनिक मनाने बाहर चले जाते हैं, अगर मंडे को वोट होता है तो सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन मिल जाते हैं, वो अपने वोट की कीमत नहीं समझ रहे। ये थोड़ा सा मलाल मुझे है, लेकिन कुल मिला के इतने लोगों का यानी जमानत जब्त होना है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, ये तमाम जानकारी के लिए। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें जानकारी दे रहे थे कि एक एंगल से देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों ने अपने वोट को जाया नहीं किया है, अपने विजन के साथ उन्होंने वोट किया है, यानी वोटर अब पूरी तरह से जागरूक नजर आ रहा है। इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जम्मू कश्मीर दौरा फिलहाल टल गया है। अरविंद केजरीवाल डोडा से चुने गए विधायक महराज मलिक द्वारा आज आयोजित की जाने वाली धन्यवाद रैली में भाग लेने के लिए वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के तहत लागू पाबंदियों के कारण यह रैली और केजरीवाल का दौरा स्थगित हो गया है। यह रैली अब रविवार 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग लेने के लिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी डोडा पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक संदेश जारी कर बताया है कि अब वह और भगवंत मान रविवार को डोडा आएंगे। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने डोडा के लोगों ने मेरे छोटे भाई महराज मलिक को भारी मत देकर अपना एमएलए चुना है। महराज मलिक बहुत ही नेक इंसान है, आप लोगों की बहुत समय से सेवा करता आ रहा है और इस बार आपने उनको अपना आशीर्वाद दिया। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर से पर्सनली आपके बीच में आज 10 अक्टूबर को आने वाला था, लेकिन और घर से निकल चुका था मैं कल और एयरपोर्ट पहुंच चुका था, लेकिन वहां पे पता चला प्रशासन से कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है और आज शाम तक लगा रहेगा, और इस वजह से मेरा और भगवंत मान साहब जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों का आज नहीं आना हो पाया इस वजह से। लेकिन संडे को दोबारा यही कार्यक्रम, महराज मलिक ने बताया कि दोबारा यही कार्यक्रम यहीं पे होगा और संडे को मैं आप लोगों के बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगा और आपसे व्यक्तिगत तौर पे मिलूंगा। आज के लिए ना आने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये मेरे बस के बाहर की बात है। हम नहीं चाहते थे कि हम कोई भी ऐसा कदम उठाएं जिसकी वजह से हमारे भाई महराज मलिक डिस्क्वालीफाई हो जाएं या कोई भी किसी तरह से कानूनी अड़चन आए। इस वजह से आज हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन संडे को आप लोगों से हम जरूर मिलेंगे। नमस्कार। आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, जो डोडा आने वाले थे। डोडा में आम आदमी पार्टी की एक सीट जीती गई है, जिसमें वो हिस्सा लेने वाले थे और धन्यवाद रैली में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनका दौरा फिलहाल टल गया है। हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए वसीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। वसीम, अरविंद केजरीवाल का ये दौरा जो है वो टल गया है और इसका मुख्य कारण बताया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी इसको क्या कहा जा सकता है? लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो ऐसे में रैली को नहीं किया जा सकता, ये एक समय सीमा होती है। बिल्कुल शीतल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, टेलीफोनिक बात मेरी कल महराज मलिक से हुई तो उन्होंने बताया कि सियासत में पुराने हम हैं, मगर जरूर पहली दफा मैं एमएलए जब बना तो मुझे आज ही पता लगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि आज सुबह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ तो उसी को लेके कल देर रात जब
अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आया, उसमें आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि उन्होंने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एयरपोर्ट से मुझे वापस जाना पड़ा। हालांकि यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे, सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे और महराज मलिक ने और साथ में उनके जो वर्कर्स हैं उन्हें आज जिला डोडा के अंदर आना था, एक बड़े जलसे से खिताब करना था और पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आने वाले थे केजरीवाल जी के साथ। बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, मगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस तरह से लगा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज वो खत्म हो चुका है और कल उनने यहाँ पे यानी कि आज के दिन उनने यहाँ पे एक जलसा कर रहा था स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। तो अब ये जो जलसा है वो 13 तारीख को रखा गया है और जो पहला खाता जिला डोडा से निकला है 52 कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस तरह से महराज मलिक ने यहाँ से बड़े नंबर को लेके अपनी जीत हासिल की है, लोगों में जज्बा काफी ज्यादा देखा जा रहा था। और पहले भी आपने देखा जब महराज मलिक अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अपने काम के हवाले से बात करें, जब मीडिया के सामने आते हैं तो कई सारे मुद्दों को लेके जज्बाती काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो हम देखा कि इस तरह के जज्बात उनके जो है इस बार रंग लाए और उन्होंने ये कहा है कि मैं जीरो से उठा हूं तो आम जनता की बात सुनी जाएगी। और शुक्रिया के लिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम लोगों के बीच में आ रहे थे। महराज मलिक हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, जैसे आपने कहा, अपने कामकाज के चलते, और उनका रवैया भी थोड़ा तेज तरार है। जिस तरह से उन्होंने डीडीसी रहे, उसके बाद कामकाज किए, लोगों में रहे, सुर्खियां बटोरी और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक बने, कितनी बड़ी सफलता है, खास तौर पर निजी तौर पर उनके लिए और पार्टी के लिए। और जाहिर सी बात है पार्टी भी अब इस जीत को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहेगी, बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहेगी, अपने अस्तित्व को कायम करना चाहेगी। शीतल, देखिए बहुत बड़ी जीत उनके लिए, खास करके चिनाब बेल्ट के लिए। जिस तरह से आप देख रहे थे कदावर नेता जिसमें अब्दुल मजीद वानी है, खालिद नजीब सोहरावर्दी हैं, जो पुराने लीडर रह चुके हैं और काफी बड़ा वोट बैंक इनके साथ था। पर इस बार आप देख लीजिए सारे रिकॉर्ड महराज मलिक ने तोड़ दिए। यंग हैं और साथ साथ में इस उम्र में उन्होंने एमएलए बन चुके हैं वो, और जहां पे आप देख रहे हैं कि यूथ उनके साथ किस तरह से जुड़ती हुई नजर आ रही है। परसों उनकी जीत हुई, कल का दिन हम छोड़ देंगे, आज वो अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने मौका दिया। और यहाँ पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने खाता खोला, तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है शीतल की जब बाकी चुनाव होंगे, जैसे सरपंची के चुनाव होंगे, तो लगता है कि आम आदमी पार्टी जो उसमें भी हिस्सा लेगी और आम आदमी पार्टी के कई सारे सरपंच आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे। देखना होगा कि जीत किसकी होती है। और परसों 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल और जो पंजाब के सीएम हैं उसमें देखना होगा कि जनता किस तरह से हिस्सा लेती है और जनता के लिए किस तरह का मैसेज वो देते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले डीडीसी थे वसीम, अब एमएलए बन गए हैं। क्या वही रवैया कामकाज के चलते रहने वाला है? उसी रवैये के साथ अब फिर से लोगों के काम करेंगे? देखिए हमने एक चीज उनसे जो है बताई है मीडिया के सामने, अक्सर गुलिस्तान न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी करते हैं, तो हमने एक चीज उनको कहा कि क्या जो रवैया आपका है, लोग आप पे सवाल उठाते हैं, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं कि आप एग्रेसिव काफी ज्यादा होते हैं। तो महराज मलिक का एक जवाब था कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करनी चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, गरीब जो शख्स होते हैं, जो ठोकरे खाते हैं, जो लंबी लंबी कतारों में रहते हैं, उनके काम होने चाहिए। तो महराज मलिक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करेगा, जनता की बात सुनेगा। देखना होगा कि महराज मलिक का रवैया बदलता है। महराज मलिक जो पहले लोगों के काम कर रहे थे, क्या वही आवाजें आज भी उठेंगी, लोगों के काम होंगे, जनता की बात सुनी जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा और देखना होगा कि किस तरह की जो डेवलपमेंट जिला डोडा के अंदर होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारी के लिए। वसीम इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे डोडा से, जो जानकारी दे रही थी कि आखिर महराज मलिक किस तरह के व्यक्ति हैं और कैसे उन्होंने जीरो से शुरू किया। पहले डीडीसी बने, उसके बाद वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर भी बन गए हैं, यानी एमएलए बन गए हैं। और अब आम आदमी पार्टी के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सफलता है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी जरूर इस सफलता को जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े दायरे में तब्दील करना चाहेगी, कन्वर्ट करना चाहेगी। जरा आगे बढ़ेंगे। चुनाव रीजन के अधीन आने वाले जिलों में पेश आ रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लोगों का सहयोग मांगा है। कॉर्पोरेशन ने एक वीडियो जारी कर लोगों से हाईवे के किनारों पर अतिक्रमण न करने का आह्वान किया है। कॉर्पोरेशन के मुताबिक हाईवे के किनारों पर अतिक्रमण व लोगों द्वारा लगाए गए मलबों व गंदगी के ढेर भी सड़क हादसों का कारण बनते हैं और इससे उन्हें परहेज करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सड़क हादसे को रोकने के लिए एक बड़ा पहल और बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें, चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जो जिले हैं जहां पर लगातार ये सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। विकास मनास डोडा से संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, ये कितनी बड़ी पहल है, खासतौर पर चिनाब रीजन के अंदर जहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं?
जी हाँ शीतल, मैं आपको बता दूं, NHI DCL या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा जो है अवेयरनेस के लिए यहाँ के जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें साफ तौर पे कहा कि आपको जो येलो लाइन होती है नेशनल हाईवे के बीच में, उसके वहां से लेकर आपको लगभग 30 से 40 फुट अपना घर जो है पीछे रखना है। और लगातार जिस तरह से हादसों की बात की जा रही है, तो ये हादसे चिनाब वैली में काफी रोजाना होते जाते हैं और कई लोग जो है अपनी जान भी गवा बैठते हैं। ऐसे में हेल्पलाइन नंबर 1033 किया है कि अगर कोई भी इंक्रोचमेंट नेशनल हाईवे के आसपास करता है तो आप जो है इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, ताकि वो वहां पर पहुंचकर उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सके, ताकि हादसों को भी रोका जा सके और साथ में जो आवाजाही है, यानी जो नेशनल हाईवे पर चलते गाड़ियां हैं वो भी अच्छे तरीके से निकल पाए। बिल्कुल विकास, देखिए अतिक्रमण की जब बात आती है तो सड़कों के किनारे हमने देखा है किस तरह से या तो रेत पड़ी रहती है, बजरी पड़ी रहती है, पत्थर पड़े रहते हैं, मिट्टी के ढेर लगे रहते हैं, गंदगियों के ढेर लगे रहते हैं। ये तमाम चीज़ें भी हादसों का कारण बनती है या जाम का कारण बनती है, जहां पर दोनों तरफ की आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा बाधा भी नजर आती है। तो क्या ये जागरूकता, ये जो अवेयरनेस है, ये काफ़ी है या इस पर कोई कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो? जी हाँ, इससे पहले मेरी जब NHI DCL के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले हम जो है इस तरह की अवेयरनेस जो है यहाँ के लोगों को बता रहे हैं और अगर इसके बाद भी कोई उल्लंघना करता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होगी। अगर कोई नेशनल हाईवे के बीच में अगर कोई रेत, बजरी या इस तरह की कोई भी चीज उतार देता है और या इस तरह की कोई भी उल्लंघना करता है, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी और तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा, चाहे फिर रोड सेफ्टी एक्ट, ये तमाम चीजें जो है देखी जाएगी नेशनल हाईवे के ऊपर। विकास, देखिए चिनाब रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर हादसे होते रहते हैं। कई गाड़ियां चिनाब दरिया में समा जाती हैं और जो ऊंचे ऊंचे इलाके हैं वहां पर बड़ी बड़ी खाइयां होती हैं, वहां पर लगातार हादसे होते रहते हैं। तो भाई एक बड़ा कदम उठाने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? हालांकि अवेयरनेस तो हो रही है, लेकिन इन हादसों पर पूर्ण विराम लगाया जाए या नियंत्रण किया जाए, बड़े स्तर पर क्या कदम उठाए जाने की अभी जरूरत है, क्योंकि आप नजदीक से देख रहे हैं। देखिए, मेरी जब NHI DCL से बात हुई तो उन्होंने अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो है अब हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल सड़कों के किनारे बोर्ड लगाने वाले हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे जो डोडा से होते हुए किश्तवाड़ से क्रॉस होते हुए यानी श्रीनगर की ओर जा रहा है, बिल्कुल इस हाईवे पर हम तमाम चीजें जो है रखने वाले हैं, ताकि लोग जो है अवेयर हों। कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी होगा, ये तमाम चीजें रखी जाएंगी। और साथ में हम अवेयरनेस इसलिए करवा रहे हैं कि कई सारे लोग जो है अपने सड़क के आसपास जो है घर बना देते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा ये तमाम चीजें जो है देखने को मिलती है। ऐसे में तमाम चीजों को रोकना और साथ में पहले से इस तरह की अवेयरनेस देना कि कम से कम अपना घर 30-40 फुट दूर बनाए, ताकि घर से कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि उनके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और हाईवे पे तेज रफ्तार गाड़ियां उन बच्चों को कुचल भी देती है, तो उसके बाद पूरे इल्जाम जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगते हैं। इसलिए जब भी अपना घर बनाए उसके आसपास बाउंड्री रखें और नेशनल हाईवे को जो है साफ सुथरा रखें, क्योंकि हाईवे पर कोई भी आसपास लिंक रोड होते हैं तो वहां से गाड़ियां आसपास निकल जाएंगी, लेकिन हाईवे पर जब भी कोई गाड़ी चलती है तो काफी तेज रफ्तार से चलती है, तो इस तरह की अवेयरनेस काफी जरूरी है और इन हादसों से भी बचा जा सकता है। और साथ में क्रैश बैरियर लगातार हाईवे पर लगाए दिए जा रहे हैं या फिर तमाम चीजें जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार इस तरह का प्रयास जो है कर रही है। बिल्कुल विकास, NHI DCL का ये कदम कितना कारगर साबित होने की उम्मीद हो सकती है? कितना कारगर ये होगा, ये जो पहल उनके द्वारा की गई है? देखिए, एक समय डोडा के अंदर ये चीजें जो है काफी कम हुआ करती थी और काफी ज्यादा 70% से ज्यादा जो है रोडें जो है लिंक रोडें हैं और ये तमाम जो है गांव के आसपास के लिए कनेक्ट होती है, लेकिन किश्तवाड़ या फिर डोडा से होती हुई जम्मू के लिए या फिर जो अब सूत महादेव के लिए जो टनल बन रहा है, बिल्कुल ये भी नेशनल हाईवे में कनेक्ट होने वाला है। ये तमाम चीजें आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस देगी और काफी ज्यादा बेनिफिट भी देगी, क्योंकि हादसों से रुका जा सकता है और हजारों लोग जहां पर अपनी जान गंवा बैठते हैं तो इन तमाम चीजों से बचा भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये जानकारी साझा करने के लिए। NHI DCL की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और ये पहल कितनी ज्यादा लाभकारी लोगों के लिए हो सकती है, हालांकि अवेयरनेस और जागरूकता कार्यक्रम होते रहते हैं, इससे लोग कितना सीखते हैं। अक्सर चिनाब वैली के उस रीजन में इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं और हमारी तरफ से भी आपको यही विनती है कि आप भी इन चीज़ों से अवेयर रहें, जागरूक रहें, ताकि सड़क हादसे
कम से कम हो। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।